मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता वर्स नंबर 2.29। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सबको बराबरी का हक मिला? क्या आपको लगता है कि संविधान ने सच में सबके साथ इंसाफ किया? और क्या आपको पता है जिस भगवत गीता ने हमें सिखाया कि हर आत्मा हर सोच की इज्जत हो, उसी देश में हमारी सोच और संस्कृति के साथ समझदारी नहीं बरती गई? आज मैं आपको बताऊंगा भगवत गीता के 6 मैनेजमेंट सबक फ्रॉम वर्स 2.29 और 6 वो बड़ी चुनौतियां जिन्होंने हमारे हिंदू पहचान को कमजोर कर दिया। आप सुनोगे तो जरूर सोचोगे कि ये बातें पहले क्यों नहीं सुनी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता से सीख और संविधान से सवाल। सवाल वो जो कांग्रेस के ड्यूरेशन में बहुत बार चेंजेस किए गए। पहला पॉइंट आता है इस श्लोक से, डाइवर्स पर्सपेक्टिव इन टीम्स। भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा को कोई हैरानी से देखता है, कोई बस सुनता रहता है और कोई तो समझ ही नहीं पाता। मतलब हर आदमी चीजों को अपने ढंग से देखता है और जो असली लीडर होता है वो हर किसी के नजरिए को सुनता है, समझता है और फैसला ऐसा लेता है जिसमें सबकी जगह हो। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के साथ क्या हुआ? 1958 में ही पहला संविधान संशोधन आ गया। 47 में आजाद हुआ था भारत। जिस आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी उसी बोलने की आजादी पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। आर्टिकल 19 में यथोचित प्रतिबंध डाल दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त टाइम कोर्ट ने जमीन सुधार और कुछ धार्मिक मामलों में सरकार के फैसले पलट दिए थे। सरकार को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कानून लेके आ गए। अब सोचो कि इसमें असली नुकसान किसका हुआ? गौ रक्षा करने वालों को चुप करा दिया गया, वेद और धर्म की बात करने वालों को सांप्रदायिक बोल दिया गया और संतों की आवाज को दबा दिया गया और धीरे धीरे हिंदू सोच को लोकतंत्र की बहस से ही बाहर कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। उस वक्त संसद में एक बड़े वकील और सांसद थे मिस्टर केटी शाह। उन्होंने उसी वक्त ये चेता दिया था कि जो ये सरकार कर रही है इससे आने वाले समय में बोलने की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। अगर ऑफिस में बॉस टीम में किसी की भी ना सुने और सिर्फ अपनी मनमानी करे तो काम तो खराब ही होने वाला है। नया कुछ भी नहीं पैदा होगा, इनोवेशन मर जाएगा और हमारे देश के साथ यही हुआ। द सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। बात बोलना ही काफी नहीं होता है, बात इस तरीके से बोलनी होती है कि सामने वाला समझ भी पाए और यही असली संवाद होता है। 1976 में इमरजेंसी के टाइम कांग्रेस सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन कर दिया। मतलब 1947 टू 76 के बीच में सरकार ऑलरेडी 41 संशोधन कर चुकी थी और संविधान की प्रस्तावना में 2 भारी भरकम शब्द डाल दिए। एक था सेक्युलर और दूसरा था सोशलिस्ट। लेकिन किसी को भी यह नहीं समझाया गया कि इनका मतलब है क्या। कोई परिभाषा नहीं दी गई। हिंदू त्योहारों को कम्युनल बोला जाने लगा, बाकी धर्मों के त्योहार को कल्चरल बोला जाने लगा। जो भगवत गीता की बात करे, गो रक्षा की बात करे, रामायण की बात करे, उससे रूढ़िवादी और सांप्रदायिक ठहरा दिया आपने। ऑफिस में मैनेजर की बातें सबको समझ में ही ना आए तो टीम का भरोसा डगमगा जाएगा और वही हमारे देश के करोड़ों लोगों के साथ हुआ। सेकुलरिज्म की आड़ में एक तरफा बातें जनता के ऊपर थोप दी गई। अमर सेन की किताब द आर्गुमेंटिव इंडियन में सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या के बारे में लिखा हुआ है और राजीव मल्होत्रा के ब्रेकिंग इंडिया में बताया गया कि कैसे ये सब असल में हिंदू सोच को दबाने की चाल थी। कंपनी हो या देश, बात अगर साफ और सबको समझ में आने वाली ना हो तो भरोसा टूटता है और अगर भरोसा टूटता है तो कुछ बचता नहीं है। The third point is cultural sensitivity in global business. हर इंसान का अनुभव अलग होता है और जब दुनिया में रहना है या कोई टीम चलानी है तो हर किसी की परंपरा, संस्कृति और उसकी आस्था की इज्जत करनी चाहिए। यही असली लीडरशिप होती है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा था? जो संविधान सबको बराबरी देने के लिए बना था उसी के आर्टिकल 30 में एक ऐसा भेदभाव लिख दिया गया जो आज तक चला आ रहा है। अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को अपने स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने की पूरी आजादी दी गई, जो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हिंदुओं के गुरुकुल, वेद विद्यालय, संस्कृत स्कूल और यहां तक कि मंदिर तक सरकारी कंट्रोल में डाल दिए गए। जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और मिशनरी स्कूल आज भी बिना किसी सरकारी रोक टोक के चल रहे हैं। अगर किसी ऑफिस में एक टीम को पूरी तरह से छूट दे दो और दूसरी टीम पर हर कदम पर नजर रखो तो काम चलेगा कैसे? भेदभाव तो फैलेगा। हमारे देश में यही हुआ। संस्कृति और शिक्षा के मामले में हिंदुओं के साथ यही भेदभाव हुआ।
इस पर संदीप बालकृष्ण की किताब 70 ईयर्स ऑफ सेक्युलरिज्म में बहुत शानदार तरीके से बताया गया है कि कैसे सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू आस्था के केंद्र जैसे मंदिरों को सार्वजनिक संपत्ति बना दिया गया और धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म कर दी गई। टीम हो, कंपनी हो या देश हो, हर किसी की परंपरा और आस्था की इज्जत होनी ही चाहिए। किसी के भी साथ अगर आप भेदभाव करोगे तो संगठन का संतुलन बिगड़ जाएगा। भागवत गीता यही सिखाती है कि सबके अनुभव अलग हैं, सबकी जगह है और सबको बराबरी दो। द फोर्थ पॉइंट इज इनोवेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो नई चीज होती है, नया आइडिया होता है, नई सोच होती है, वो पहले इम्पॉसिबल लगती है, बाद में पॉसिबल हो जाती है और उसके बाद में वो कॉमन हो जाती है। अच्छा लीडर वही होता है जो नएपन को अपनाता है, उससे परंपरा के नाम पर दबाता नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? आजादी के बाद हमारी शिक्षा में यही सबसे बड़ी गलती कर दी गई। गुरुकुल प्रणाली, वेद विज्ञान, आयुर्वेद और ज्योतिषी जैसे भारतीय विद्या को पिछड़ा कहकर आपने बाहर कर दिया। विदेश में पढ़ाई जाने वाले वेस्टर्न मॉडल को आपने आधुनिकता बना दिया। 1968 और 86 के शिक्षा नीतियों में भारतीय ज्ञान प्रणाली को कोई सपोर्ट नहीं मिला, कांग्रेस की वजह से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आप 1947 टू 2014 के बीच में इंडिया के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है, सबके नाम अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा इतनी बड़ी साजिश क्यों रची गई। जिन चीजों का योग, मेडिटेशन, पंचकर्म, वेद, शास्त्र को विदेशों में रिसर्च करके नोबेल प्राइज जीतकर अपनाया जा रहा था, उन्हीं चीजों को हमारे यहां अंधविश्वास कहकर बदनाम कर दिया गया। अगर कोई कंपनी अपने पुराने कामयाब इनोवेशन को ही मार दे और सिर्फ दूसरों की नकल करे तो उसका कुछ बचने वाला है? यही हमारे देश में हुआ। हमने अपने ही रत्नों को पीछे छोड़ दिया। और ये बात द ब्यूटीफुल ट्री में धर्मपाल जी बहुत साफ साफ कहते हैं कि आजादी से पहले भी भारत की पढ़ाई में इनोवेशन भरा पड़ा था, लेकिन आजादी के बाद उसे दोबारा जगाने के बजाय खत्म कर दिया गया। जो नया सोचता है उसे उड़ने दो, जो अपनी जड़ों से सीखा है उसे संभालो, और जो अपनी जड़ों को काट दोगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। द फिफ्थ पॉइंट इज लीडरशिप स्टाइल्स। कोई जल्दी फैसले लेता है, कोई लोगों को मोटिवेट करता है, कोई सोच समझकर धीरे धीरे चलता है, और यही असली लीडरशिप होती है। हर स्टाइल की इज्जत करना, हर तरह के लीडर को जगह देना। हमारे देश में क्या हुआ? 1975 में इमरजेंसी के दौर में सरकार ने इसका उल्टा कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को गलत ठहरा दिया तो उन्होंने 39वां संविधान संशोधन लाकर अपने चुनाव को कोर्ट के ही बाहर कर दिया ताकि कोई उन्हें चैलेंज न कर सके। हुआ क्या? लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया। दूसरे नेताओं को जो अलग विचारधारा रखते थे खतरा बोलकर दबाया गया। आरएसएस, हिंदू महासभा और सनातन संगठनों को फांसीवादी कहकर आपने बदनाम किया और हजारों विपक्षी नेता जेल में डाल दिए गए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नाम भी थे। अगर किसी कंपनी में से बॉस का तरीका ही सही माना जाए और बाकी लीडर्स को दबा दिया जाए तो वो कंपनी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये सीधे तानाशाही की तरफ जाने वाली बात है। और इसी पूरी कहानी को द इमरजेंसी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री कौमी कपूर बहुत अच्छे तरीके से लिख के बताती हैं कि कैसे लोकतंत्र की हत्या को अनुशासन पर्व का नाम दे दिया गया। हर किसी की लीडरशिप स्टाइल अलग होती है, हर किसी को जगह दो, क्योंकि एक ही स्टाइल थोपोगे तो सिस्टम मर जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई देखकर और कोई करके। और अगर किसी कंपनी या देश को आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर किसी को हर किसी के मुताबिक माहौल देना पड़ेगा। हमारे देश में क्या हुआ? भारतीय शिक्षा में ठीक उल्टा कर दिया गया। आर्टिकल 30 और आरटीई एक्ट 2009 के जरिए अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई के नियमों से छूट दी, लेकिन हिंदू स्कूलों जो वेद, संस्कृत, गायत्री, संस्कृति सिखाते थे उन पर कड़े नियम, सरकारी दखल, अनुदान की शर्तें और सख्त पाठ्यक्रम थोप दिया गया। नतीजा ये हुआ कि एक समुदाय को पूरी आजादी दी गई और हिंदू संस्थानों को सरकार के शिकंजे में जकड़ दिया। अगर किसी कंपनी में कुछ लोगों को छूट दो और कुछ को हर कदम पर टोकते रहो तो काम चलेगा कैसे? विकास एक तरफा हो जाएगा और यही हमारे देश की शिक्षा में हुआ। हिंदू बच्चों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक ऐसी जहरीली शिक्षा दी गई जिसने उन्हें अपनी जड़ों से ही काट दिया। उनकी सांस्कृतिक आत्मबोध धीरे धीरे खत्म हो गई
और इस पूरी सच्चाई को ब्रेक इन इंडिया में अरविंदम, नीलकंठन और राजीव मल्होत्रा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कैसे विदेशी और राजनीतिक ताकतों ने हमारी शिक्षा को इस हालात में पहुंचा दिया। हर किसी के सीखने के स्टाइल का सम्मान करो, ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि जो सीखने का हक हम सबको बराबरी से नहीं मिलता, वहां विकास भी बराबरी से नहीं होगा।